और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ निकाय चुनाव को लेकर भाजपा घोषणा पत्र जारी करेगी। सूत्रों के हवाले से खबर है, अगले 2 दिन के भीतर लोक संकल्प पत्र जारी करेगी भाजपा। 1 या 2 मई को जारी हो सकता है भाजपा का लोक संकल्प पत्र। और इससे पहले पार्टी का लोक संकल्प पत्र आपको बता दें 25 अप्रैल को जारी होना था, लेकिन तब ये जारी नहीं हो पाया था। लोक संकल्प पत्र जारी होने के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद रह सकते हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है 1 या 2 मई को भाजपा का लोक संकल्प पत्र जारी हो सकता है। हमारे सहयोगी अनुभव इस पूरे मामले पर और जानकारी देंगे। अनुभव, 1 या 2 मई को भाजपा का लोक संकल्प पत्र जारी हो सकता है, जो कि पहले 25 अप्रैल को जारी होने वाला था। देखिए, बिल्कुल बीजेपी पहले निकाय चुनाव को लेकर अपना जो लोक संकल्प पत्र है, जिसमें हम कह रहे हैं कि वो ट्रिपल इंजन की जो बात बीजेपी बार बार कर रही है, उसको जारी करने की पहले तारीख थी 25 अप्रैल। लेकिन तब चूंकि जो हम कहें दोनों डिप्टी सीएम है वो तब मौजूद नहीं थे, कर्नाटका में प्रचार कर रहे थे, और इस वजह से वो कार्यक्रम उस दिन निरस्त किया गया। और अब ये खबर है कि 2 दिन के भीतर जो बीजेपी का लोक संकल्प पत्र है निकाय चुनाव को लेकर, वो जारी किया जाएगा। क्योंकि देखिए, समय नहीं है। 4 मई को तो पहले चरण के लिए वोटिंग हो जाएगी 10 नगर निगमों में, 37 जिलों में, और उससे पहले 2 तारीख को प्रचार खत्म हो जाएगा। तो माना यह जा रहा है कि 1 या 2 मई को, जब मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी रहेंगे, दोनों जो डिप्टी सीएम है वो मौजूद रहेंगे, उनकी मौजूदगी में ही पार्टी अपना लोक संकल्प पत्र जो है वो जारी करेगी। हालांकि जिलों में चूंकि भेजा गया है कि बिल्कुल अनुभव, तो समय बेहद कम रह गया है, ऐसे में जल्द से जल्द ये संकल्प पत्र जारी कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के। और एक बड़ी खबर है, हत्या से पहले अतीक अहमद की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस जांच में माफिया अतीक की साजिश का ये खुलासा हुआ है। अतीक ने पुलिस कस्टडी में खुद पर हमला करवाने की साजिश रची थी। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है, खुद पर हमला करवाकर सुरक्षा बढ़ाना चाहता था अतीक। अपने नजदीक फायरिंग और बमबाजी कराकर सुरक्षा बढ़वाना चाहता था। ऐसे में हमले के लिए अतीक ने अपने खास गुड्डू मुस्लिम को जिम्मेदारी सौंपी थी। गुड्डू मुस्लिम ने पूर्वांचल के कुछ बदमाशों से संपर्क भी किया था। और ऐसे में साबरमती जेल से लाने के दौरान रास्ते में हमले की साजिश हुई थी। प्रयागराज में किसी जगह पर अतीक पर हमले की ये साजिश थी। हमले में अतीक अहमद को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना था। सूत्रों के हवाले से खबर है, पुलिस लवलेश अरुण सनी को लेकर लगातार जांच में जुटी है। गुड्डू मुस्लिम और तीनों आरोपियों के लिंक की भी जांच की जा रही है। ऐसे में जांच पूरी होने पर और कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ सकते हैं। आपको बता दें कि अतीक खुद पर हमले की साजिश 2002 में भी रच चुका है। तो ये बड़ी साजिश थी अतीक अहमद द्वारा खुद पर हमले करवाने की। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे। मोइन, अतीक ने खुद पर हमला करवाने की यहाँ पर साजिश रची थी और 2002 में भी पहले ऐसी साजिश रचने की कोशिश की गई थी। जी बिल्कुल, पुलिस की जांच में ये इस बात का खुलासा हुआ है कि अतीक अहमद ने अपनी हत्या से पहले खुद पर हमला कराने की साजिश रची थी। दरअसल अतीक अहमद खुद पर हमले का ड्रामा रचकर एक सहानुभूति पाना चाहता था, अपनी सुरक्षा बढ़वाना चाहता था, और उसे इस बात की उम्मीद थी कि अगर वो खुद पर हमले का ड्रामा रचेगा तो इससे ना सिर्फ उसका इनकाउंटर होने से बच जाएगा, बल्कि कोई विरोधी जो है वो भी उस पर हमला नहीं करा पाएगा। इसके लिए बाकायदा उसने गुड्डू मुस्लिम को ठेका दिया था। इससे साफ है, पुलिस जांच की रिपोर्ट से साफ है कि उमेश पाल की हत्या के बाद भी अतीक अहमद गुड्डू मुस्लिम के संपर्क में था। गुड्डू मुस्लिम को ही इस बात का ठेका दिया गया था कि वो पूर्वांचल के कुछ शूटरों से हमले का ड्रामा रचाएगा। इसके तहत जो शूटर्स हैं वो अतीक अहमद और अशरफ के नज़दीक आते, उन पर नज़दीक से फायरिंग कराते, उन पर बमबाजी की नज़दीक की जाती। हालांकि इस हमले में अतीक अहमद को चोट नहीं पहुंचनी थी, यानी नुकसान नहीं होना था, सिर्फ हमले का ड्रामा रचा जाना था। लेकिन 15 अप्रैल की रात क्या कुछ हुआ, अब पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सचमुच के हमलावर थे जो अतीक अशरफ को मारने आए थे, या ऐसा तो नहीं कि अतीक और अशरफ ने जो खुद पर हमले का ड्रामा रचा था वो लोग वहां पर आए हुए थे, वहां परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई कि उन्हें फायरिंग करनी पड़ गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस गुड्डू मुस्लिम पर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जिस गुड्डू मुस्लिम को, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने गद्दारी कर दी हो और सिर्फ हमले का ड्रामा करने के बजाय सीधे तौर पर हत्या की
सुपारी दे दी हो, हत्या का ठेका दे दिया हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो शूटर्स थे वो आए तो गुड्डू मुस्लिम के कहने पर, लेकिन बाद में कहीं और से सेट हो गए, कहीं और से डबल क्रॉस करने लगे, इसलिए उन्होंने हत्या कर दी। तो पुलिस की जांच में अब तक ये तो साफ हो गया है कि अतीक और अशरफ ने खुद पर हमले की साजिश रची थी। बाकायदा पूर्वांचल के शूटरों से संपर्क साधा गया था, कुछ अपराधी प्रयागराज आ भी गए थे, लेकिन अब पुलिस को इस गुत्थी को सुलझाना है कि जो मौके से 3 शूटर पकड़े गए थे, लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी, कहीं वो अतीक और अशरफ के बुलाए हुए शूटर तो नहीं थे, कहीं वो गुड्डू मुस्लिम के बुलाए हुए कई तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी आने बाकी है। पूछताछ लगातार जारी है और कई चौंकाने वाले खुलासे लगातार होते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। और अतीक से जेल में मुलाकात करने वाली महिला पर एक खुलासा हुआ है। अतीक ने कई बेनामी संपत्तियां इस महिला के नाम कर रखी थी। गुजरात में हीरा कारोबारी के साथ बिजनेस में महिला पार्टनर है और प्रयागराज और आसपास की अन्य जगहों पर भी कई प्रॉपर्टी है। ऐसे में अतीक अहमद के बेनामी कारोबार में ये महिला शामिल थी। तो हालांकि जांच एजेंसियां अभी ये तय नहीं कर पा रही कि अतीक अहमद ने महिला पर मेहरबानी के चलते संपत्तियां और कारोबारी उसके नाम किए थे या फिर ईडी की जांच से बचने के लिए इस महिला को नामांकित बनाया था। जेल में 2-3 बार वकीलों के साथ भी अतीक से मिलने गई थी महिला को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं और दावा ये किया जा रहा है कि शाइस्ता परवीन इस महिला को नापसंद करती थी। महिला को लेकर अतीक और शाइस्ता में कई बार विवाद भी हुआ था। और चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्तार और अफजाल अंसारी पर किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। सांसद अफजाल अंसारी गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे हुए हैं। ऐसे में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में गैंगस्टर एक्ट के तहत एक मामला दर्ज है। कारोबारी नंद किशोर उंगटा के अपहरण हत्या मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला है। 2 मुकदमों के आधार पर 2007 में ये गैंगस्टर एक्ट लगा था। साल 2007 में मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और इस केस में 2005 में कृष्णानंद राय मर्डर केस और नंद किशोर उंगटा अपहरण मामले को आधार बनाया गया था। और ये भी बता दें कि मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी दोनों भाई कृष्णानंद राय मर्डर केस में 2019 में बरी हो चुके हैं। कृष्णानंद राय मोहम्मदाबाद से विधायक थे। कृष्णानंद राय की हत्या 29 जून 2005 को हुई थी। मुख्तार अंसारी नंद किशोर उंगटा केस में भी बरी है। ऐसे में गैंगस्टर केस में ये फैसला आना है, अहम फैसला माना जा रहा है और किसी भी वक्त ये फैसला आ सकता है। हमारे संवाददाता नवीन पांडे गाजीपुर से हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी हमें देंगे। किसी भी वक्त नवीन फैसला आ सकता है, क्या कुछ चल रहा है अभी वहां पर? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि अफजाल अंसारी इस समय कोर्ट रूम में मौजूद है और कोर्ट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में अफजाल अंसारी मौजूद हैं। इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्तार अंसारी बादा जेल से जुड़ चुके हैं और कभी किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। देख सकते हैं आप, सुरक्षा के तमाम बंदोबस्त किए गए हैं और आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर कोर्ट है वहाँ पर अफजाल अंसारी की गाड़ी खड़ी है। तो कभी किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। हालाँकि अगर फैसला अफजाल अंसारी के खिलाफ आता है तो कहीं ना कहीं अफजाल अंसारी की मुसीबत बढ़ती हुई देखने को मिलेगी और वहाँ से सीधे कोर्ट से अफजाल अंसारी जेल जाएंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी फैसले में क्या आता है, लेकिन कभी भी किसी भी वक्त फैसला सुनाया जा सकता है। जज बैठ चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद फैसले की घड़ी सामने आ जाएगी। अफजाल अंसारी चूँकि अभी थोड़ी देर पहले ये कोर्ट रूम में पहुँचे हैं, उनके चेहरे पर ज़रूर हंसी थी, लेकिन कहीं ना कहीं चेहरे से ये झलकते हुए देखने को मिल रहा था कि अफजाल अंसारी के चेहरे पर शिकन मौजूद थी। डर सता रहा है अफजाल अंसारी को कहीं ना कहीं। जिस तरह से फैसला आना है गैंगस्टर एक्ट में, कहीं उनको सज़ा होती है तो उनकी संसद सदस्यता रद्द हो जाएगी, लिहाजा उनके चेहरे पर मायूसी ज़रूर देखने को मिली है। अब से थोड़ी देर बाद फैसला आएगा और फैसले का इंतजार सभी को है, लिहाजा आप देख सकते हैं सुरक्षा के तमाम बंदोबस्त प्रशासन के अधिकारियों द्वारा किया गया है। चाहे आरपीएफ हो, पीएससी के जवान हो, पुलिस फोर्स के जवान हो, तमाम तरह की फोर्सें लगाई गई हैं। छावनी में पूरी तरह से इस कैंपस को, कचहरी कैंपस को तब्दील किया गया है। तो अब से थोड़ी देर बाद फैसला आएगा, फैसले का इंतजार है। और अफजाल अंसारी इस समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में मौजूद हैं। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी भी बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में जुड़ चुके हैं। तो फैसला आपसे थोड़ी देर बाद आना है, लिहाजा देखने वाली बात होगी कि फैसला किस तरफ से आता है, या अफजाल अंसारी को दोषी करार दिया जाता है या फिर उनको बरी किया जाता है। बिल्कुल नवीन, काफी देर से यहाँ पर सुनवाई चल रही है और कितनी देर ये सुनवाई चल सकती है और अंदर खाने कोई खबर मिल पा रही है आपको? जी, जो जानकारी मिल रही है, जानकारी के अनुसार अब से केवल 15 मिनट या 20 मिनट की देर है जब फैसला सुनाया जाएगा। जज पहुंच चुके हैं कोर्ट रूम के अंदर। मुख्तार अंसारी
भी जुड़ चुके हैं और अफजाल अंसारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में मौजूद हैं। तो लिहाजा 15 से 20 मिनट के अंदर ये फैसला आ जाएगा। अगर फैसला अफजाल अंसारी के खिलाफ आता है तो कहीं ना कहीं उनकी मुसीबत बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। लिहाजा उसको लेकर उनके चेहरे पर सिकन भी जरूर देखने को मिली। जब वो कोर्ट रूम पहुँच रहे थे तो उनके चेहरे पर जरूर मायूसी देखने को मिल रही थी कि अगर फैसला उनके खिलाफ आता है तो उनकी संसद सदस्यता रद्द होती है, क्योंकि गैंगस्टर एक्ट का जो मामला है उस मामले में 2 साल से 10 साल की सजा का प्रावधान है। लिहाजा उनकी सदस्यता जा सकती है। लिहाजा उनके चेहरे पर डर जरूर देखने को मिल रहा था। आप देख सकते हैं उनकी गाड़ी खड़ी है। अगर उनको सज़ा सुनाई जाती है तो सीधे कोर्ट रूम से जेल जाएंगे। लिहाजा आप देख सकते हैं सुरक्षा के बीच चाक चौबंद बंदोबस्त किया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों का जमावड़ा कचहरी परिषद में लगा हुआ है। आरपीएफ, सीआरपीएफ सभी दल लगाए गए हैं, पुलिस के जवान लगाए गए हैं, पीएससी के जवान लगाए हैं तो अब से 15 इंतजाम यहाँ पर ऐसे में 15 से 20 मिनट का समय और ऐसे में इन दोनों मुकदमे पे फैसला आ जाएगा। सभी की नजरें इस फैसले पर टिकी हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी की। और चलिए आपको सीधा लिए चलेंगे महराजगंज, जहाँ पर सीएम योगी चुनाव प्रचार में जुटे आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, महाराजगंज जनपद के अंदर ही अगर मैं देखूं तो महाराजगंज जनपद के अंदर बहुत शीघ्र आपको मेडिकल कॉलेज की सुविधा भी प्राप्त होने वाली है। प्रधानमंत्री आवास योजना में केवल नगरीय क्षेत्र में 23,700 से अधिक गरीबों को एक आवास मिल गया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 4,700 से अधिक ठेला, खोमचा और छोटे व्यापारियों को ब्याज मुक्त ऋण मिला है। निराश्रित महिला पेंशन 39,240, दिव्यांगजन पेंशन 15,135, वृद्धावस्था पेंशन 1,16,765। इन सभी लोगों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ डबल इंजन की सरकार दे रही है। और भाइयों बहनों, आयुष्मान भारत योजना में 9,65,974 गोल्डन कार्ड भी आपके महाराजगंज में उपलब्ध कराए गए हैं, जिन्हें 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। 4 नगर पंचायतें परतावल, पनियरा, चौक और ब्रिजमनगंज का सृजन हुआ है। और नगर पालिका परिषद महाराजगंज और आनंद नगर की सीमा का विस्तार भी ये राज्य सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, महाराजगंज में अमृत मिशन के अंतर्गत स्टेट सेक्टर से यहाँ पैसा स्वीकृत किया गया है। और साथ साथ दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर योजना के अंतर्गत 5 नगर निकायों को भी चयन किया गया है। भाइयों बहनों, विकास की योजना का लाभ बिना भेदभाव की हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम हो रहा है। कैसा डबल इंजन की सरकार ही देगी? कोई निर्दल या कोई अन्य दल का जीत के करेगा नहीं, तो कुछ कर नहीं पाना है। ये विकास का पैसा जमीन पर तब लगेगा जब वोट फुल मेजॉरिटी का हो। राज्य सरकार के द्वारा समय पे पैसा वहां पर आए, उस पैसे को समय पे जनता जनार्दन तक पहुंचाने का काम हो। अन्यथा भाइयों बहनों, इस मिशन को की तरह जनता बुनियादी सुविधाओं से त्रस्त रहेगी। गलत लोग आ गए, पैसे का बंदर बांट करेंगे, जनता को कुछ नहीं मिलेगा और जनता गंदगी के ढेर में कराई करने के लिए मजबूर होगी। उस प्रकार की कोई गलती नहीं करने की आवश्यकता है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, यहां पर पहले ही सिसुआ में चुनाव हो चुके हैं। हमारे सिसुआ के विधायक होंगे यहाँ प्रेम सागर पटेल, हमेशा आगे चलते हैं। और क्या पहले हो गया था चला कि उन्होंने विधानसभा चुनाव पहले नहीं कराया, लेकिन उनके यहाँ सिसुआ में पहले वहां की नगर निकाय का चुनाव हो चुका है। लेकिन अब महाराजगंज जिला मुख्यालय की नगर पालिका है और नौतनवा में भी नगर पालिका है, बॉर्डर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। 2 नगर पालिकाएं हैं, निसमौल, सोनौली एकदम बॉर्डर से जुड़ा हुआ, हुगली, हरेंदा, ब्रिजमानगंज, चौक, परतावल, पनियरा, ये नगर पंचायतें हैं।
ये नगर पंचायत हम लोगों ने 4 नई इसलिए गठित की जिससे लोगों का नगरीय जीवन के साथ संबंध बने और नगरीय जीवन की सुविधाएं लोगों को मिले। ये सुविधाएं देने के लिए किया गया है, इसलिए अच्छा बोर्ड बनाने की आवश्यकता है जिनका विकास में रुचि हो। एक सकारात्मक सहयोग के साथ प्रशासन और शासन के साथ तालमेल बिठा करके जो विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ सके। आज आप देखते होंगे चौक में जाइए, विकास के कार्य हो रहे हैं, दिखाई देता विकास कुछ हो रहा है। देखो महाराजगंज से चौक पहुंचने में मुझे 1 घंटा लगता था, 1 घंटा। आज आप जाएंगे यहां से 10 मिनट में, महाराजगंज मुख्यालय से 10 मिनट में आप चौक पहुंच जाएंगे। आप सोचिए 1 घंटे में, और वहां भी जब गाड़ी के टायर सुरक्षित है। इससे पहले भी होता था ना सपा की सरकार में, बसपा की सरकार में। कांग्रेस की सरकार के समय तो हाथी से जाना पड़ता था क्योंकि गाड़ी जा ही नहीं सकती थी, सड़क पे 2-2 फुट गड्ढे रहते थे। लेकिन आज महाराजगंज से 10 मिनट में चौक, और चौक अब ऐसे लगता ही नहीं कि ये चौक जो है कोई गांव हो। आज लगता है कि जैसे यह भी एक जिला मुख्यालय जैसा ही अच्छा भव्य नगर के रूप में आज चौक बन गया है, बन रहा है। प्रतावल नई नगर पंचायत बनी है, कितनी अच्छी संभावना वहां पर है, 4 लेन के साथ जुड़ रहा है पूरा, और इसलिए नगर पंचायत में चेयरमैन भाजपा का बने। हुगली, ढेर सारी संभावनाएं हुगली में है। एक लंबे समय तक मुझे सांसद के रूप में हुगली के कार्य को देखने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस समय पैसा नहीं था, लेकिन विकास किया जा सकता था। उस समय विकास की प्रक्रिया को जोड़ने का प्रयास हुआ था, लेकिन सरकारें सहयोग नहीं करती थी। आज तो सरकार कह रही है हम सहयोग देने को तैयार हैं। बोर्ड बनाइए अच्छा, और फुल मेजोरिटी का बोर्ड बना करके मकान गरीबों को मिले, हर घर में शौचालय मिले, सिटी सर्विलांस सिस्टम बने, लोगों को जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र के लिए इधर उधर भटकना न पड़े। ऑनलाइन नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका के अंदर ये सारी सुविधाओं में उपलब्ध हो जाए। कंप्यूटर में फीड किया, अपना सर्टिफिकेट निकाल लिया। अभी मैं आ रहा था, एक सज्जन मुझे बोले, देखा हमें जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। अब भी जाति प्रमाण पत्र के लिए हमें भटकना पड़े। हम लोग अपने नगर निकायों को ग्राम पंचायतों का ऐसा बनाना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने प्रमाण पत्र के लिए इधर उधर न भटकना पड़े। ग्राम पंचायत के व्यक्ति को ग्राम पंचायत में, और नगर पंचायत और नगर पालिका के व्यक्ति को नगर पालिका और नगर पंचायत के अंदर से प्रमाण पत्र तत्काल उपलब्ध हो जाए और ये ऑनलाइन हो जाए। कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन उसके लिए अच्छे बोर्ड को गठित करने की आवश्यकता है। टैक्स जमा करना है तो टैक्स जमा करने के लिए हम अपने घर से ही ऑनलाइन उसको जमा करते हैं। वहां कार्यालय में लाइन लगाने की नौबत ही ना आने पाए। सेफ सिटी के रूप में हमारे नगर होने चाहिए। एक जगह से बैठ करके हम सिटी की पूरी व्यवस्था को, आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में हमने हर जनपद में ICCC का गठन किया था, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। एक एक व्यक्ति के घर की मॉनिटरिंग हो रही थी, वहां दवा पहुंची कि नहीं पहुंची, वहां पे टीम जाकर के हालचाल की नहीं, राशन पहुंचा कि नहीं पहुंचा, सफाई हो रही कि नहीं हो रही है। ये सभी हर नगर निकाय के अंदर हो सकता है, लेकिन उसके लिए उस प्रकार का बोर्ड गठित हो। एक गरीब के लिए, मकान के लिए अब नगर निकाय हो गए हैं, तो नगर निकाय में प्रधानमंत्री आवास योजना की शर्तें बहुत आसान है। 3 लाख की वार्षिक आय से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, उससे कम की आय के हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, अगर उसके पास जमीन है, पुराना मकान, जर्जर मकान है, तो उसको 2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना में दिए जा सकते हैं। आप सोचिए ना, अकेले यहाँ पे महाराजगंज में अब तक हम लोग 23,000 से अधिक गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 54 लाख गरीबों को हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में एक आवास उपलब्ध करवाया है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास कहने के लिए आया हूं, हमारे नगर हो स्वच्छ और सुंदर, हमारे नगर हो सुरक्षित,
आप देखते होंगे पहले क्या होता था, माफिया सीना तान करके चलता था, व्यापारी झुक करके, नौजवान पहचान छुपाने के लिए मोहताज था। आज हमने ठीक उसका उल्टा कर दिया। आज व्यापारी सीना तान करके चलता है और अपराधी सिर झुका करके, गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगता हुआ घूमे घूमे फिरता है। भाइयों बहनों, ये परिवर्तन है। सरकार बदलने पर कैसे परिवर्तन हो जाता है, ये परिवर्तन इसी का परिणाम है। जो युवा पहचान छुपाने के लिए मोहताज था, आज वह युवा गर्व के साथ कह सकता है कि मैं भी महाराजगंज का नागरिक हूं, मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को अपनी पहचान छुपाने की आवश्यकता नहीं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपके पास आया हूं। मैं अपने सभी प्रत्याशियों को यहां पर बुला रहा हूं। आप इनको एक बार देखेंगे और 4 मई को चुनाव होना है। 4 मई को चुनाव के दिन अपने अपने बूथ को संभाल करके, गर्मी रहेगी तो समय पे वोटिंग करा देना, ये तैयारी करना। इसमें श्रीमती उर्मिला देवी, नगर पालिका परिषद महाराजगंज, श्री उमेश जायसवाल, नगर पालिका परिषद नौतनवा, श्री दुर्गा प्रसाद भट्ट, पंचायत भुगली, श्रीमती विजय लक्ष्मी जायसवाल, नगर पंचायत फरेंदा, श्री राकेश जायसवाल, नगर पंचायत ब्रिजमनगंज, श्रीमती ममता कन्नौजिया, नगर पंचायत चौक, श्रीमती शुभ लक्ष्मी सिंह, नगर पंचायत परतावल, उमेश चंद जायसवाल, नगर पंचायत बनेरा। ये सभी प्रत्याशी हैं, देख लिया। इनको चुनाव जिता करके भेजेंगे, पूरे बोर्ड के साथ इनके पार्षद भी जीतने चाहिए साथ में। तैयार हैं सभी लोग? दोनों हाथ ला करके समर्थन के साथ मुझे बताएंगे, दोनों हाथ ला करके, दोनों हाथ ला करके, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, संकल्प के साथ मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी अपना संबोधन समाप्त किया है। चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे महाराजगंज में। और एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।